आप देख रहे हैं डार्क फाइल्स। तो चलिए बढ़ते हैं आज की इस कहानी की ओर। कल बैठे बैठे एकाएक मुझे अपने घर के सबसे ऊपर के उस कमरे की सफाई का ख्याल आया जिसमें मेरे दादाजी पिताजी आदि के समय की चीज़ें रखी थीं। हम लोग उन पुरानी स्मृतियों को अनेकों सालों से संभाले हुए हैं। अपनी पारिवारिक धरोहर सफाई करते हुए मुझे दादाजी की हस्तलिखी एक कहानी मिली, या फिर एक डायरी जिसमें एक आप बीती कहानी लिख रखी थी उन्होंने। मैं डॉक्टर शर्मा, ये दादाजी की कहानी है। अपनी शिक्षा की समाप्ति के बाद एक छोटे से गांव हरिपुर में रहकर चिकित्सा कार्य में सफलता के साथ अपनी जिंदगी के बेहद खुश पल बिता रहा था। हरिपुर गांव से लगते हुए तकरीबन 4 गांव में मेरे अलावा और कोई दूसरा डॉक्टर नहीं था। बात है साल 1919 की। सारा देश एक बहुत ही अजीब बीमारी से जूझ रहा था, बॉम्बे फ्लू। इसकी शुरुआत दूसरे विश्व युद्ध से वापस आते अंग्रेज सैनिक अपने साथ लेकर आए थे। तेज बुखार, शरीर की अकड़न, सांस की तकलीफ और मौत, यही तो हो रहा था। कोई भी दवा उन लोगों की परेशानियों को कम करने में कामयाब नहीं हो पा रही थी। वैद्य हकीम सभी मजबूर थे और लोग एक के बाद एक, परिवार, घर और उनके गांव के अनेक आंखों के सामने मौत निगलती जा रही थी। आखिर वो मनहूस दिन भी आ गया जब मुझे पहला परिवार मिला जो इस बीमारी का शिकार हो गया था, और उनके साथ ही बहुत छोटे समय में पूरा गांव ही मानो उस राक्षस का निवाला बनने को तैयार बैठा था। उस दिन मैं सुबह से ही एक के बाद एक मरीजों को लेकर काफ़ी परेशान हो चुका था। खाना खाने तक का समय नहीं मिला था। आखिर अपनी थकान मिटाने बिस्तर पर लेटा तो कब आंख लग गई पता ही नहीं चला। ऐसा लगा मानो किसी ने दरवाजे पर दस्तक दी हो। आंखें खुल गईं। कमरे में अंधेरा था, यानी कि रात काफ़ी हो चुकी थी। अपनी रेडियम डायल वाली घड़ी पर नज़र डाली तो रात के 1 बजे का समय हो चला था। तभी एक बार फिर थोड़ी जोर से किसी ने दस्तक दी। मैंने पूछा कौन है, तो कोई जवाब नहीं मिला। सिर्फ किसी के हल्के से सिसकने की आवाज़ सुनाई दी। उठकर अपने कमरे में रखी उस बड़ी सी चिमनी को जलाकर दरवाज़ा खोला। देखा रहीम खड़ा है। रहीम अभी 2 दिन पहले ही तो उसकी पत्नी की मौत हुई थी। अब क्या हुआ सोचकर दिल धड़क गया। उसने रोते हुए बहुत ही मुश्किल से बताया कि उसके इकलौते बेटे की तबीयत बिगड़ चली है। अंततः वो मुझे लेने आया है। उसका गांव कोई 5-6 मील दूर था। रात काफ़ी हो रही थी, हल्की बूंदाबांदी हो रही थी। इसलिए मैं अपनी गाड़ी फोर्ड निकालकर रहीम को बिठाकर उसके गांव की ओर चल पड़ा। सारे रास्ते रहीम की सिसकियों और बरसात की बूंदों के आवाज़ के अलावा अगर कोई और आवाज़ सुनाई दे रही थी तो वो बीच बीच में ज़ोरों से कड़कती बिजली की या तेज चल रही हवाओं की। हम थोड़ी ही देर में उसके गांव पहुंच गए। रहीम तेजी से उतरकर घर के अंदर भागा। मैं अपनी गाड़ी को रास्ते के एक कोने में खड़ी कर घर के पास पहुंचा तो देखा वहां अंधेरा था। मैंने आवाज़ दी, रहीम, रहीम, कहाँ हो? कोई जवाब नहीं मिला तो मैंने थोड़ी ज़ोर से आवाज़ दी। मेरी आवाज़ पर उसके पड़ोस के कुछ लोग निकल आए। मुझे देख बड़े ही आश्चर्य से बोले, डॉक्टर बाबू आप इस समय? मैंने उन्हें बतलाया कि रहीम मुझे लेने आया था और उनके बेटे की तबीयत खराब है। सुनकर वो और ज़ोर से चौंक गए।
बोले, साहब रहीम की मौत तो कल शाम को ही हो गई थी और उसे हम लोग दफन कराए थे। फिर सब लोग घर में घुसे तो उसका बेटा बहुत ही तेज बुखार से तड़प रहा था। फिर कुछ समय में उसने भी दम तोड़ दिया। मुझे मुखिया ने इतनी रात को वापस आने नहीं दिया, पर सुबह ही मैं वापस आ गया। अपना सामान उठाकर मैंने गांव छोड़ दिया और कटक आ गया और फिर एक बार नए सिरे से अपनी जिंदगी की शुरुआत की। मगर वो सब क्या था मुझे आज तक समझ नहीं आया और ना ही कभी शायद समझ आएगा। तो दोस्तों, ये थी आज की पहली कहानी। तो चलिए बढ़ते हैं आज की दूसरी कहानी की ओर। ये हवेली राजा महाराजा के समय में बनाई हुई थी, लेकिन पिछले 18 सालों से इस हवेली में आज तक कोई भी रहने के लिए नहीं आया है। इच्छा होने पर भी इस हवेली में कोई भी नहीं रह पाता था, क्योंकि लोगों का कहना था कि इस हवेली में भूत प्रेत का साया है। जब अजीत सिंह को इस हवेली के बारे में पता चला तो उसने तय किया कि वो इस रहस्य को जान कर ही रहेगा, क्यों लोग इस हवेली में नहीं रह पा रहे हैं। उसने मजबूत इच्छा शक्ति से हवेली में रहने की पूरी तैयारी कर ली। जब उसने हवेली के अंदर जाने के लिए पैर आगे बढ़ाए तो दरवाजे पर किसी अनजान आदमी ने उसे रोक लिया और नज़दीक जाकर बोला, कौन हो आप? किधर जा रहे हो? अजीत सिंह ने जवाब देने के बजाय सामने से सवाल कर लिया, आप कौन हैं? मेरा नाम अर्जुन है और मैं यहीं पास में ही रहता हूँ। इस पर अजीत सिंह ने कहा, ओह अच्छा, मैंने सुना है कि ये एक भूतिया हवेली है और यहाँ कोई आ नहीं पाता है, इसलिए मैं इस हवेली में एक दिन रुकने का फैसला किया हूँ। इस पर अर्जुन सिंह ने कहा, जी हाँ, आपने सही सुना और आप भी अंदर मत जाइए। मेरी माने तो आप भी वापस लौट जाइए, यहाँ बहुत खतरा है। ये सुनकर अजीत सिंह खुश हो गया, जैसे उन्हें कोई लॉटरी लग गई हो। अर्जुन ने उसकी खुशी को देखकर बोला, आप खुश क्यों हो रहे हैं? आपको तो भूत के नाम से डर लगना चाहिए। शायद आपको पता नहीं होगा, मैं भूत प्रेत में काफ़ी दिलचस्पी रखता हूँ। अगर इस हवेली में भूत है तो मैं अंदर जाऊँगा और सारी सच्चाई का पता लगाऊंगा। इतना कहकर अजीत सिंह उस हवेली में चले गए। अंदर जाकर अजीत ने अपनी बैग को साइड में रखा और हवेली को चारों ओर से देखने लगा। सारे रूम भी चेक कर लिए। बाद में ड्राइंग रूम पर आकर सोफे पर बैठ गया। उसने वहां बैठकर 2-4 पैग भी पिए। वहीं अचानक उस रूम में लाइट का एक बल्ब चालू बंद होने लगा, लेकिन अजीत ने उस पर ध्यान नहीं दिया। थोड़ी देर बाद दूसरा बल्ब भी चालू बंद होने लगा। फिर तो हवेली की सारी लाइटें चालू बंद होने लगीं। ये सब देखकर अजीत अपनी जगह पर खड़ा हो गया और वो पूरी तरह से सचेत हो गया। अचानक उसके सामने एक छोटा टेबल हवा में उड़ने लगा। करीबन 6 फुट ऊपर हवा में जाने के बाद वो गोल गोल घूमने लगा और बाद में अजीत की ओर तेजी से आने लगा। अजीत ने तुरंत ही अपनी जगह बदल ली और दूसरी ओर चला गया और वो टेबल वहीं जाकर गिरा जहां अजीत खड़ा था। अजीत कुछ समझ पाता उतने में ही सोफे की शीट उसके ऊपर आने लगी। वो जल्दी खड़ा हो गया और छलांग लगाकर दूसरी ओर कूद गया, जिसके कारण सोफा दीवार से जा टकराया और अजीत बच गया। अचानक सब कुछ शांत हो गया। अजीत ने चारों ओर सतर्कता के साथ देखा और बड़ी आवाज में बोला, तुम जो भी हो सामने आकर बात करो। वहीं एक बड़ी परछाई उसके सामने आई। अजीत ने उस परछाई को देखकर कहा, कौन हो तुम और मुझे क्यों मारना चाहते हो? इस पर परछाई ने कहा, तुम्हारी भूल के कारण, इस हवेली में आने की भूल। मैं किसी को भी इस हवेली में खुश नहीं देख सकता। लेकिन क्यों? इस पर उस परछाई ने जवाब दिया, आज से 18 साल पहले इस हवेली के मालिक ने मुझे यहीं पर मार डाला था
मेरी कोई गलती नहीं थी। अब इसलिए मेरी आत्मा इस हवेली में भटकती रहती है। मैं किसी को भी इस हवेली में नहीं रहने दूंगा। इस पर अजीत ने कहा, मैं तुम्हें तुम्हारे असली रूम पे देखना चाहता हूँ। तुम्हें मारने से पहले मैं तुम्हारी ये इच्छा ज़रूर पूरी करूँगा। और उस परछाई ने एक भयानक डरावना रूप ले लिया। उसका चेहरा इतना भयानक था कि अजीत भी एक पल के लिए डर गया, लेकिन दूसरे ही पल में उसने अपने आप पर काबू पा लिया। बाद में उसने अपनी जेब से एक सफ़ेद पाउडर निकाला और उस भूत के ऊपर फेंक दिया। भूत के ऊपर पाउडर पड़ते ही वो जलने लग गया। बड़ी बड़ी ज्वाला सी उठने लगी। वो बहुत ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगा और बाद में पूरी तरह से जल गया। उसके बाद अजीत ने चैन की सांस ली और वहीं पर सो गया। दूसरे दिन सुबह जब अजीत को सही सलामत हवेली से बाहर आते देख अर्जुन को आश्चर्य हुआ। अर्जुन ने अजीत से पूछा, तुम जिंदा कैसे हो? तब अजीत ने अर्जुन को कल रात को घटी घटना के बारे में बताया और बोला, अब यह हवेली भूतिया नहीं रही। तो दोस्तों, ये थी आज की पहली कहानी। तो चलिए बढ़ते हैं आज की दूसरी कहानी की ओर। ऋषभ ने कार चलाते हुए पीछे मुड़कर एक नज़र अपनी बीवी शिखा पर डाली, जो अपनी सास के कंधे पर सर रखे दर्द से करहा रही थी। उसके बगल में ही उसका 4 साल का बेटा अंशु अपनी माँ को देखकर खुश हो रहा था और उसके साथ खेलने के लिए उसका भाई या बहन जल्द ही आने वाला है। शहर में नए होने की वजह से ऋषभ को शहर के रास्तों का कोई अंदाजा नहीं था। काफ़ी देर तक गाड़ी चलाते रहने के बाद ऋषभ को रास्ते में एक औरत दिखाई दी, जो सड़क के किनारे खड़े होकर उसी की गाड़ी की तरफ हाथ से इशारा कर रही थी। ऋषभ ने उसके पास गाड़ी रोककर कहा, बहन जी, यहाँ पास में कोई अस्पताल है क्या? मेरी बीवी का 8वां महीना चल रहा है, पर अचानक से रात में तबीयत खराब हो गई। उस औरत ने एक नज़र पीछे शिखा पर डाली, फिर अपनी भारी खरकश आवाज़ में कहा, यहाँ पास में एक पुराना दवाखाना है, मैं भी वहीं काम करती हूँ, आप इन्हें वहीं ले चलिए, क्योंकि यहाँ आसपास कोई बड़ा अस्पताल नहीं मिलेगा। बिना ऋषभ का कोई जवाब सुने वो औरत कार का गेट खोलकर अंशु को गोदी में लेकर बैठ गई। अंशु ने उसे देखा, फिर चीख कर कहा, पापा, इन आंटी की आंख रेड क्यों है? ऋषभ ने अंशु को आंखें दिखाई तो वो चुपचाप अपने पीछे माँ के पास चला गया और उसके पेट पर हाथ फेरने लगा। उस औरत ने अपनी खरकश भरी आवाज़ में कहा, मुझे आंखों में एलर्जी है, पर आपको देर नहीं करनी चाहिए, वरना दर्द और तकलीफ और बढ़ जाएगी। उस औरत की बात सुन ऋषभ को अपने पूरे शरीर में कंपकपी महसूस हुई, पर शिखा की हालत देख उसने दवाखाने ले जाने का फैसला किया और गाड़ी उस ओर मोड़ दी। ऋषभ और उसकी माँ ने शिखा को सहारा देकर उतारा। तब तक उस औरत ने किसी को इशारा किया, वो स्ट्रेचर ले आया और बिना कुछ बोले शिखा को उस पर लेटा कर ले जाने लगा। ऋषभ ने कुछ कहना चाहा, पर उस औरत ने उसे रोकते हुए कहा, वैद्य जी काफ़ी अच्छे जानकार हैं, आप बाहर से कुछ ज़रूरी दवाइयाँ ले आइए, ज़रूरत पड़ सकती है। ऋषभ ने हाँ में सिर हिलाया और अपनी माँ को वहीं शिखा के पास छोड़कर खुद अंशु को वहाँ से लेकर चला गया। शिखा के सास ने दवाखाने को एक नज़र देखा। सफ़ेद रंग की दीवारें जो वक्त के साथ पीली पड़ गई थी, हल्के पीले रंग की रोशनी का बल्ब। वो दवाखाना बड़ा ही रहस्यमय लग रहा था, पर उससे भी ज़्यादा अजीब थे वहाँ पर मौजूद लोग, जो बिना किसी भाव के उसकी तरफ हल्की लाल आंखों से देख रहे थे। शिखा की सास को डर की अनुभूति हुई, पर शिखा का ख्याल आते ही उसने अपने विचारों पर परे किया और अंदर की तरफ चली गई, जहाँ शिखा को ले जाया गया था। एक रूम के बाहर तक पहुँचने पर शिखा की सास को शिखा की चीखें सुनाई पड़ी।
उसने डरते हुए उस कमरे का दरवाज़ा खोला जहां पर शिखा को ज़बरदस्ती बिस्तर पर लेटाया हुआ था एक आदमी और वही औरत जो उनको वहां पर ले आए थे। वो दोनों शिखा पर झुके हुए थे। गेट खुलने की आवाज़ पर उन दोनों ने पलटकर पीछे देखा। उनके चेहरे पर खून और मांस के टुकड़े लगे हुए थे। शिखा का पेट बुरी तरह से नोच नोच कर खाया जा चुका था। उसके शरीर ने हल्की सी हलचल की और शीतल पड़ गई। वो अपनी लाल खुली आंखों से अपनी सास की तरफ देख रहे थे। इधर काफी देर तक ढूंढने पर भी ऋषभ को वो दवा खाने का रास्ता नहीं मिला। चिंता के मारे उसका हलक सूखा जा रहा था। वो अपने बेटे अंशु को गोद में लिए सड़कों पर गाड़ी दौड़ाए जा रहा था। भोर के समय वो वापस उसी दवा खाने पर पहुंचा, पर इस वक्त वो रात से भी ज़्यादा बदतर हालत में था और इस वक्त वहां पर कोई परिंदा तक मौजूद नहीं था। अनजान खौफ के साथ ऋषभ ने अंशु को गोद में लिया और उस तरफ कदम बढ़ाए। तभी पीछे से उसे किसी ने रोकने की आवाज़ आई। पीछे एक बूढ़ा आदमी भागते हुए उसकी तरफ आ रहा था और अंदर ना जाने का इशारा कर रहा था। मेरी बीवी और माँ अंदर है। कल रात को मैं मेरी बीवी को यहाँ पर भर्ती करवाने के लिए लाया था और फिर मैं बाहर दवाइयाँ लेने गया, पर पता नहीं कैसे रास्ता भटक गया। ऋषभ बोला, पागल हो गया हो क्या? ये दवाखाना तो सालों से बंद है। कहते हैं कि यहाँ पर औरतों के अवैध तरीके से गर्भ गिराए जाते थे। उसके बाद गांव के गुस्साए हुए लोगों ने इसमें मौजूद वैद्य और दाई माँ और बाकी के कर्मचारियों के साथ इस दवाखाने में आग लगा दी। उसके बाद से कई बार यहाँ से चीखने की आवाज़ें आती है, पर कभी किसी की हिम्मत नहीं पड़ी अंदर जाने की। इसलिए तुम्हें भी अंदर नहीं जाना चाहिए। उस बुजुर्ग आदमी ने एक सांस में अपनी बात कह सुनाई और वहां से डरकर पीछे हटने लगा। तभी अंशु ने कहा, वो देखो पापा, मम्मी और दादी मुझे बुला रही है। दवाखाने के अंदर शिखा और उसकी सास खड़ी थी। शिखा का पेट और उसकी आंतें और मांस बाहर की तरफ लटक रहा था। उसके हाथ में मांस के टुकड़ों में बटा हुआ बच्चा पकड़ा हुआ था। उसकी सास की गर्दन और दायां हाथ कटा हुआ था और वो दोनों लाल आंखों से उन्हें ही घूर रहे थे। ऋषभ कुछ समझ पाता तब तक अंशु दौड़कर अपनी माँ की तरफ चला गया और अचानक से दवाखाने का गेट खुद ब खुद बंद हो गया। कुछ ही देर में अंशु की दर्द भरी चीखों के साथ सब कुछ शांत हो गया। तो दोस्तों, ये थी आज की पहली कहानी। तो चलिए बढ़ते हैं आज की दूसरी कहानी की ओर।